हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोराइट क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, मानव भूगोल वाली सीरीज के अंतर्गत बीए फर्स्ट ईयर में जिसे हम कवर कर रहे हैं, उसके अंतर्गत लेक्चर नंबर 5 में आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्षेत्रीय विभिन्नता की संकल्पना पर। जी हाँ दोस्तों, एरियल डिफरेंशिएशन पर आज हम बात करेंगे और आज इस टॉपिक को पूरे विस्तार से और व्यवहारिक रूप से जितना संभव हो दोस्तों उसको व्यवहारिक रूप से समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये तो आप भी जानते हैं कि पुस्तक से इसको पढ़ना और इसको समझना बिल्कुल लोहे के चने चबाने के समान होता है। इतनी आसानी से ये वाला कंसेप्ट समझ नहीं आता है, लेकिन दोस्तों आज के इस लेक्चर के बाद में आपको ये टॉपिक पूरी तरह से कवर हो जाएगा और कभी भी आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। जो नए स्टूडेंट हैं उनको मैं बता दूं दोस्तों, हमारे द्वारा आप लोगों के लिए ना बीए के सभी सब्जेक्ट पूरे विस्तार से टॉपिक वाइज टॉपिक क्रम अनुसार आप लोगों के लिए लेकर के आए जा रहे हैं, जो कि आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट में अवेलेबल करवा दिए गए हैं। इसी चैनल पर, इसी प्लेटफॉर्म पर दोस्तों प्लेलिस्ट में जाइएगा। इसी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर प्लेलिस्ट में आपको आपके सभी सब्जेक्ट मिल जाएंगे, जहां पर पूरे टॉपिक वाइज टॉपिक अर्थात कि चैप्टर वाइज चैप्टर आपको पढ़ाया गया है, वो भी पूरे विस्तार से और लगभग सभी सब्जेक्ट। क्लियर है? चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो अगर आप मुझे कंटिन्यू फॉलो कर रहे हैं तो आप बेहतर तरीके से जानते हैं कि जो भी विषय में उठा करके आप लोगों के लिए लेकर आता हूं, सभी विषयों में पूरे इसी प्रकार से मैं आप लोगों को लेक्चर देता हूं, पूरा टॉपिक वाइज टॉपिक, है ना। जैसे अभी फर्स्ट यूनिट हमारा चल रहा है। फर्स्ट यूनिट में एक लेक्चर आपका हुआ था मानव भूगोल के अर्थ, परिभाषा, प्रकृति, उद्देश्य, विषय क्षेत्र आदि पर, है ना। उसके बाद में दूसरा टॉपिक लेक्चर हुआ आपका मानव भूगोल के विकास पर। उसके बाद अन्य विज्ञानों के साथ मानव भूगोल का संबंध। और आज हम बात कर रहे हैं क्षेत्रीय विभिन्नता की संकल्पना। और कल वाले सेशन में हम बात करेंगे भारतीय आचार विचार एवं मूल्य की जो अवधारणा है उस पर, और उसी के साथ हमारी पहली इकाई अर्थात यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर है? और उसके बाद में हम यूनिट 2 पर मूव करेंगे, पूरा टॉपिक वाइज टॉपिक, कुछ भी आपका छूटने वाला नहीं है। और प्रत्येक टॉपिक की मैं डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स भी प्रोवाइड करता हूं, ताकि आप सिर्फ लेक्चर ही नहीं देखे बल्कि एग्जाम के टाइम पे इसकी बेहतर तरीके से रिवीजन लगा सके। और उसके बाद में ना देखिए, एक बार लेक्चर देखिए, उसके बाद आपको कभी भी इस टॉपिक का अर्थात कि जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं ना, उस किसी भी टॉपिक का आप लेक्चर आपको दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस ध्यान इतना रखिए, लेक्चर देखने के तुरंत बाद आप डिस्क्रिप्शन से नोट्स जरूर डाउनलोड कर ले और उसको संभाल कर रखिए। एग्जाम के एक दिन पहले मात्र रिवीजन लगा लीजिएगा। मेरी गारंटी दोस्तों, आपको पूरा लेक्चर अपने आप आपकी नजरों के सामने आ जाएगा। आपको सब कुछ याद आने लगेगा कि आपने क्या क्या पढ़ा था। ठीक है ना, क्योंकि नोट्स जो डिजाइन किए गए ना वो उसी प्रकार से किए गए। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का एक छोटा सा टॉपिक है दोस्तों, कुछ भी लेंदी नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, बहुत कम समय में हो जाएगा। लेकिन जितना डिफिकल्ट है उतना छोटा भी है, लेकिन फोकस बना करके रखिएगा। आपका ये टॉपिक बहुत आसानी के साथ में बहुत स्मूथ तरीके से कवर हो जाएगा। देखिए नाम क्या है टॉपिक का? क्षेत्रीय विभिन्नता। नाम तो बहुत आसान नजर आ रहा है, क्षेत्रीय विभिन्नता। क्षेत्रीय अर्थात की क्षेत्र, जो कि चूंकि हम भूगोल की बात कर रहे हैं, अगर भूगोल की बात कर रहे हैं तो हम पूरी पृथ्वी की बात कर रहे हैं। अब पृथ्वी की जो अलग अलग क्षेत्र हैं, जैसे कि अलग अलग क्षेत्रों में हम अलग अलग देशों को ले लेते हैं, मान लेते हैं कि ना जितने पृथ्वी पर कई सारे देश हैं, तो हर एक देश की विशेषता, यह कहे कि उसका जो प्रकृति है देश की या उसकी पहचान ही अलग अलग है ना, उसकी प्रकृति अलग अलग है, उसकी विशेषता विभिन्नता है ना। सभी देश अपने आप में विभिन्नता लिए हुए हैं, मतलब कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिफरेंस उनमें देखने को मिलता है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि पृथ्वी, जिसमें हम भूगोल के अंतर्गत जिस पृथ्वी का अध्ययन करते हैं, तो उस पृथ्वी में अलग अलग क्षेत्र हैं। ठीक है ना, तो उन क्षेत्रों की विभिन्नता की चर्चा यहां पर की जा रही है। तो टॉपिक का नाम ही क्या है? क्षेत्रीय विभिन्नता। क्षेत्रीय विभिन्नता। अब क्षेत्रीय का मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि आप हम किसी जो है एक राज्य या एक छोटे से कस्बे के क्षेत्र की हम चर्चा कर रहे हैं, नहीं। लेकिन हाँ भी याद रखिएगा, नहीं लेकिन हाँ भी, ये डिपेंड करता है, ये निर्भर करता है भूगोल के जो विद्वान है उनके अध्ययन के उद्देश्य पर। किस पर? उनके अध्ययन के उद्देश्य पर, कि कोई भूगोलवेत्ता इसका अध्ययन किस आधार पर कर रहा है, अर्थात देश के आधार पर कर रहा है या विश्व के आधार पर कर रहा है या किसी एक क्षेत्र विशेष के आधार पर कर रहा है।
अगर किसी एक क्षेत्र विशेष के आधार पर करेगा तो उस एक क्षेत्र के अंदर भी जो विभिन्नता है उनकी चर्चा करेगा। कोई अगर एक देश की बात करेगा तो उस पूरे देश में जितनी विभिन्नता है उन विभिन्नताओं की बात करेगा। और पूरी पृथ्वी की बात कर रहा होगा, पूरे विश्व की कोई अगर बात कर रहा होगा तो पूरे विश्व में जो विभिन्नताएं हैं अलग अलग देशों में या अलग अलग क्षेत्रों में उसके आधार पर बात करेगा। समझ पा रहे हैं ना आप लोग? तो क्षेत्रीय विभिन्नता का मतलब सिंपल सा है, अलग अलग क्षेत्रों में जो विभिन्नताएं पाई जाती है उन विभिन्नताओं को लेकर के विभिन्न भूगोलवेत्ता या कहें कि विद्वानों ने अपने अपने विचार प्रकट किए हैं। तो उन विचारों का भी एक क्रम रहा है। ऐसा नहीं है कि सभी विद्वान एक साथ टूट पड़े थे, नहीं। क्षेत्रीय विभिन्नता बताने में भी विद्वानों का एक क्रम रहा है, जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं। सबसे पहले क्षेत्रीय विभिन्नता की अगर किसी ने बात की, देखिए डायरेक्टली क्षेत्रीय विभिन्नता की किसी ने बात नहीं की, बल्कि इससे लगभग इसके इर्द गिर्द घूमते रहे और आखिरी में जाकर के ये कंसेप्ट हमको मिल पाया था क्षेत्रीय विभिन्नता। समझिएगा। तो सबसे पहले हिकेटियस साहब आए। कौन? हिकेटियस, है ना। हिकेटियस साहब आए और इन्होंने क्षेत्रीय विभिन्नता की ओर इशारा किया, जिसे क्या नाम दिया था उन्होंने? क्षेत्रीय विभेदन। क्या कहा था? क्षेत्रीय विभेदन। तो क्षेत्रीय विभेदन का सिद्धांत दिया किसने? हिकेटियस साहब ने। उसके बाद में इस क्षेत्रीय विभेदन के सिद्धांत को उठाया स्ट्रेबो ने और आगे उसकी परंपरा को और आगे बढ़ा दिया। समझिएगा। प्रादेशिक विज्ञान के रूप में। किस रूप में? प्रादेशिक विज्ञान के रूप में उन्होंने इस सिद्धांत को प्रस्तुत कर दिया। उसके बाद में स्ट्रेबो के इस विचार को और आगे बढ़ाने में हेटनर ने सहयोग किया। किसने? हेटनर ने। और अंतिम रूप से जिसे आज हम वर्तमान में कहें कि आधुनिक समय में जिस सिद्धांत पर हम विश्वास करके और क्षेत्रीय विभिन्नता के पक्षों को पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं दोस्तों रिचर्ड हार्टशॉर्न के विचारों को लेकर के। याद रखिएगा, है ना। तो ये जो हिकेटियस, स्ट्रेबो और हेटनर, इन विद्वानों ने परंपरा को प्रारंभ किया और बनाए रखा, लेकिन अंतिम रूप से आधुनिक समय में जिस विचारधारा को हम अपनाए हुए हैं वो विचारधारा दी गई है रिचर्ड हार्टशॉर्न के द्वारा। क्या इतनी सी बात मेरी समझ आई आप लोगों को? यहां तक तो कोई डाउट नहीं है ना, है ना। ये छोटी सी बात है। चलिए अब इसके थ्योरेटिकल वाले पार्ट पर हम चलते हैं और एक एक बात को थोड़ा सटीक रूप से समझते हुए, पढ़ते हुए, उसको समझते हुए आगे बढ़ते हैं। कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है। बस ध्यान से फोकस्ड होकर क्लास को सुनिए, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ सुनना है आपको। ना कोई लिखना है, ना कोई कुछ भी नोट डाउन नहीं करना, आप लोग कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ सुनते चलिएगा। सुनने मात्र से आपको ये सेशन पूरा अपने दिमाग के अंदर प्रवेश कर जाएगा। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया हिकेटियस साहब का। किसका? हिकेटियस का। तो दोस्तों हिकेटियस साहब ने ही क्षेत्रीय विभेदन की जो परंपरा रही है ना, इसकी नींव डाली थी। किसकी? क्षेत्रीय विभेदन की। याद रखिएगा। और ये क्षेत्रीय विभेदन कोई आजकल की परंपरा नहीं है, ये प्राचीन परंपरा रही है भूगोल के अंतर्गत, है ना। तो भूगोल में क्षेत्रीय विभेदन एक प्राचीन परंपरा रही है जिसकी नींव हिकेटियस ने डाली थी लगभग 6 शताब्दी ईसा पूर्व में। कब? 6 शताब्दी ईसा पूर्व में। काबिले तारीफ है याद दोस्तों, याद रखिएगा। हिकेटियस साहब आजकल के विद्वान नहीं, 6 शताब्दी ईसा पूर्व के विद्वान रहे हैं, है ना। ईसा मसीह के जन्म से 6 शताब्दी पहले के रहे हैं, याद रखिएगा। तो ईसा मसीह से पहले के हैं हिकेटियस साहब। तो हिकेटियस ने यह सिद्धांत दिया या कहें कि क्षेत्रीय विभेदन की नींव डाली। कब डाली थी? सिर्फ इतना याद रखना, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में डाली। ठीक है ना। तो ये परंपरा अब आगे चल करके काफी पुरानी हो चुकी थी, तो लोगों को ज्यादा विश्वास नहीं बचा था, उनका ट्रेंड थोड़ा कम होता जा रहा था। तो इसी बात को स्ट्रेबो साहब ने उठाया। कौन सी बात को? क्षेत्रीय विभेदन के दर्शन को लिया, क्षेत्रीय विभेदन के दर्शन को लिया और इससे ही प्रोत्साहित होकर के उन्होंने प्रदेश विज्ञान, किसने? स्ट्रेबो ने एक प्रदेश विज्ञान के रूप में इस सिद्धांत को प्रस्तुत कर दिया। लेकिन नए नाम से। किस नाम से? प्रदेश विज्ञान के नाम से। किसको प्रस्तुत किया था इन्होंने? क्षेत्रीय विभेदन को। याद रखिएगा। तो क्षेत्रीय विभेदन को स्ट्रेबो ने आगे चल करके प्रदेश विज्ञान के रूप में प्रस्तुत किया। समझिएगा, ठीक है ना। और इसी में प्रदेश विज्ञान के अंतर्गत ही स्ट्रेबो ने कहा कि भूगोल वेत्ता, अर्थात कि भूगोल का अध्ययन करने वाले, भूगोल को जो है एनालाइज करने वाले जो विद्वान होते हैं उनको हम भूगोल वेत्ता कहते हैं। तो भूगोल वेत्ता
वह व्यक्ति होता है जो पृथ्वी के विभिन्न भागों का वर्णन करने का प्रयास करता है। क्या कहा जा रहा है? पृथ्वी के विभिन्न भागों का वर्णन करने का जो प्रयास करता है वो व्यक्ति ही भूगोलवेत्ता कहलाता है। क्या बात समझ आई इतनी सी? फिर से रिपीट कर रहा हूं, सिंपल सी बात है, क्षेत्रीय विभेदन से कहानी का प्रारंभ होता है। ये बात या कहें कि ये विचार किसने प्रस्तुत किया था? तो हिकेटियस साहब ने किया था। कब किया था? 6 शताब्दी ईसा पूर्व में किया था। चलिए ठीक है। उसके बाद में काफी समय बीत जाता है। उसके बाद में स्ट्रेबो आते हैं और उन्होंने इसी क्षेत्रीय विभेदन के विचार को प्रदेश विज्ञान के रूप में मतलब कि एक नए नाम से लॉन्च कर दिया, है ना। और उसमें स्ट्रेबो ने कहा कि भूगोलवेत्ता वो व्यक्ति होता है जो पृथ्वी के अलग अलग भागों का वर्णन करने का अर्थात समझाने का प्रयास करता है। तो इस तरह से स्ट्रेबो ने क्या किया? प्रदेश विज्ञान के रूप में क्षेत्रीय भूगोल या प्रादेशिक भूगोल की नींव रख दी। किसकी? क्षेत्रीय भूगोल की नींव रख दी, प्रादेशिक भूगोल की नींव रख दी। अब ये क्षेत्रीय भूगोल एक ऐसी अवधारणा बन चुका था जो अलग अलग क्षेत्रों का अध्ययन करने में सक्षम था। समझिएगा, अलग अलग क्षेत्रों का, चाहे वो क्षेत्र छोटा हो, चाहे वो क्षेत्र बड़ा हो, चाहे वो विश्व पर आधारित क्यों ना हो, अर्थात कि विश्व के परिदृश्य में, विश्व के संदर्भ में अगर हम क्षेत्र को देखें तो विश्व के संदर्भ में क्षेत्र एक अपने आप में कोई एक बड़ा देश बन जाएगा, या हो सकता है कुछ देशों का समूह बन सकता है। जैसे कि अगर हम महाद्वीपों की बात करें तो हो सकता है एशिया महाद्वीप बन जाए, है ना, हो सकता है यूरोप बन जाए, हो सकता है अमेरिका पूरा उसका एक अध्ययन विषय का एक क्षेत्र बन जाए। लेकिन छोटे क्षेत्र के अंतर्गत एक राज्य के अंदर भी छोटे छोटे क्षेत्रों को भी हम ले सकते हैं, है ना। तो ये भूगोल के अध्ययन कहने का अर्थ सिंपल सा ये है कि स्ट्रेबो ने प्रदेश विज्ञान के रूप में एक नया रूप दिया क्षेत्रीय विभेदन को, और ये प्रदेश विज्ञान जो है ना, ये क्षेत्रीय भूगोल के रूप में उभर के सामने आया। किसके रूप में? क्षेत्रीय भूगोल के रूप में या प्रादेशिक भूगोल के रूप में। क्या क्लियर हुआ दोस्तों इतना? ठीक है ना। अब आगे आते हैं, अब कहानी और थोड़ी आगे बढ़ती है। स्ट्रेबो के बाद में अब आते हैं हेटनर साहब। तो 1898 में मतलब कि स्ट्रेबो के बाद में हेटनर ने भी इस मामले में अपने विचार रखे, और इन्होंने कहा कि भूगोल के अध्ययन से पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों की विभिन्नता का ज्ञान होता है। क्या कहा इन्होंने? कि भूगोल के अध्ययन से पृथ्वी के अलग अलग क्षेत्रों में जो विभिन्नताएं पाई जाती है उन विभिन्नताओं का ज्ञान होता है। और उन्होंने ये भी बताया कि मानव जो है ना, किसी भी क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। मतलब सिंपल सा है कि पृथ्वी के जो अलग अलग क्षेत्र हैं उनमें विभिन्नताएं भी होती है, और चाहे क्षेत्र कोई सा भी हो पृथ्वी का, प्रत्येक क्षेत्र का जो अभिन्न अंग है, जो केंद्र बिंदु है, वो है कौन है? वो मानव है। कौन है? मानव है। ठीक है ना। लेकिन जैसे ही हेटनर ने अपने विचार दिए, अर्थात कि 1898 के बाद में, या ऐसा कहे कि 19वीं शताब्दी के बाद, तो एक लहर सी चल पड़ी थी इस ओर विचार देने वालों में, है ना। तो कई अमेरिकी विद्वानों ने अपने अपने विचार रखे क्षेत्रीय विभेदन को लेकर के। लेकिन उन सभी विचारों में जो सबसे प्रमुख है, सबसे अहम है, वो नाम आता है रिचर्ड हार्ट्सोर्न का। किसका? रिचर्ड हार्ट्सोर्न का। अब देखिए यार, विचार तो कई विद्वानों ने रखे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन विचारों में कमी रह जाती है। वो कहीं ना कहीं उन विचारों को, अपने विचारों को प्रूव नहीं कर पाते हैं, है ना। इस कारण से वो ज्यादा प्रचलित नहीं हो पाते। लेकिन जो विद्वान अपने विचारों के पीछे उसका आधार बताते हैं और उसको प्रमाणित करके अपने विचार प्रस्तुत करते हैं, तो वो विचार, या कहें कि उन विद्वानों के विचार प्रचलित हो जाते हैं, वो विश्वसनीय कहलाते हैं। ठीक है ना। तो रिचर्ड हार्ट्सोर्न ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था द नेचर ऑफ जियोग्राफी। क्या नाम था? द नेचर ऑफ जियोग्राफी। और इसी पुस्तक में उन्होंने लिखा था कि भूगोल पृथ्वी पर क्षेत्रीय विभिन्नता का अध्ययन करता है। क्या लिखा उन्होंने? कि जो भूगोल होता है ना, पृथ्वी पर क्षेत्रीय विभिन्नता का अध्ययन करता। मतलब यार सिंपल तो कहानी है, समझिए ना इसको। भूगोल क्या करता है? पृथ्वी पर क्षेत्रीय विभिन्नता का अध्ययन, मतलब पृथ्वी के जो अलग अलग क्षेत्र है उनमें जो विभिन्नताएं हैं, जो अंतर है, उन अंतरों का अध्ययन करता है भूगोल। किसने कहा? हार्ट्सोर्न ने कहा। कहां पर कहा? द नेचर ऑफ जियोग्राफी नामक
किताब में कहा। किसने लिखी थी? हॉटसोर ने ही ये किताब लिखी थी। और हॉटसोर ने मानव भूगोल में क्षेत्रीय विभेदन पर ज्यादा जोर दिया। किस पर? क्षेत्रीय विभेदन पर। किसमें? मानव भूगोल में। याद रखिएगा, मानव भूगोल में क्षेत्रीय विभेदन पर ज्यादा जोर दिया। और क्यों दिया? मैं पिछले सेशनों में आप लोगों को पढ़ा चुका था। अलग अलग क्षेत्रों के जो मानव समूह होते हैं या मानव जाति होती है, उनकी बनावट में, उनके खान पान में, उनके रहन सहन में, उनके धार्मिक विचारों में, विभिन्न प्रकार के आचार विचारों में उनमें विभिन्नताएं पाई जाती है। अलग अलग क्षेत्रों के लोग देखने में भी अलग लगते हैं, उनका खान पान भी अलग होता है, रहन सहन भी अलग होता है। और इसी कारण से हॉटसोर ने भी कहा था कि मानव भूगोल की जब हम बात करते हैं तो इसमें क्षेत्रीय विभेदन पर अधिक जोर दिया जाना चाहिए और उसकी जो परिघटनाएं होती है उन परिघटनाओं को कम महत्व दिया जाना चाहिए क्षेत्रीय विभेदन की अपेक्षा। याद रखिएगा, है ना। तो ये इतनी सी कहानी इन विभिन्न विद्वानों की, चार विद्वानों को मात्र आपको याद रखना। चेन तो बहुत लंबी है दोस्तों, पुस्तक पढ़ेंगे ना आपको 4-5 पेज मात्र इसी एक स्लाइड पर 4-5 पेज देखने को मिलेंगे, लेकिन वो कचरा सब हटाइए, जरूरत नहीं है। जितना मैंने मुंह से बोला और जितना यहाँ स्लाइड पर लिखा हुआ है, स्लाइड पर लिखा हुआ जब आप पढ़ेंगे ना, चाहे आप 1 साल बाद भी अगर इस स्लाइड का रिवीजन लगाओगे ना, तो मैंने जितना भी अभी तक आप लोगों को बोला है वो सब का सब अपने आप लोगों को याद आएगा, क्योंकि मैंने इसको अपने आप एक चेन की तरह या कहें कि एक माला की तरह, मोतियों की तरह इन सभी प्रत्येक बिंदुओं को पिरो दिया उसमें। अब आप कुछ भी नहीं भूलेंगे, एक कहानी के रूप में इसको याद रखना है। शुरुआत कहां से करेंगे आप? हिकेटियस साहब की कहानी से शुरुआत करेंगे, 6 शताब्दी ईसा पूर्व की कहानी से शुरुआत करेंगे। कहां पर लाकर एंड कर देंगे इसको? रिचर्ड हॉटसोर की जो किताब है, क्या किताब का नाम क्या है? द नेचर ऑफ जियोग्राफी, यहां पर लाकर के इसको एंड कर देंगे। अपने आप ये कहानी पूरी समाप्त हो जाएगी आपकी, ठीक है ना। तो अब आइए जरा, इसके भी कुछ चरण हैं। किसके? मानव भूगोल के भी तो कुछ चरण हैं, जिस मानव भूगोल की बात रिचर्ड हॉटसोर ने की है। अब चूंकि आपको तो पता है, मैं पहले ही बता चुका हूं आपको कि हिकेटियस, स्ट्रेबो और हेटनर ने यह परंपरा का प्रारंभ जरूर किया था और इसको आगे बढ़ाया, लेकिन आज वर्तमान में अर्थात आधुनिक समय में जिस विचारधारा को हम क्षेत्रीय विभिन्नता के अंतर्गत पढ़ते हैं, वो विचारधारा है हॉटसोर की, द नेचर ऑफ जियोग्राफी नामक पुस्तक की, और उसी को मान्यता आज हम प्रदान करते हैं। तो उसके अनुसार मानव भूगोल की भी कुछ स्टेप है, अलग अलग चरण है, तो उन अलग अलग चरणों को भी पढ़ना हमारे लिए बहुत जरूरी है। पहला चरण आता है इसका मानवतावादी भूगोल का। किसका? मानवतावादी भूगोल का। और इस मानवतावादी भूगोल के अंतर्गत जिस विचारधारा की हम बात करते हैं वो विचारधारा होती है मान्यतावादी भूगोल की। अब चूंकि जो ये मान्यतावादी जो विचार था या कहें कि मान्यता थी या संदर्भ था, ये संदर्भ मानव के प्रारंभिक समय का रहा है ना, जिस समय मानव के अंदर मान्यता के अलावा और कुछ ज्यादा कुछ था भी नहीं। और इसीलिए कहा गया कि जो ये भूगोल, जिस भूगोल की हम बात कर रहे हैं, जो पहली विचारधारा की हम बात कर रहे हैं या पहले संदर्भ की हम बात कर रहे हैं मानव भूगोल के अंतर्गत, वो पहला संदर्भ रहा है मान्यतावादी। कौन सा संदर्भ रहा है दोस्तों? मान्यतावादी संदर्भ रहा है। और इस संदर्भ में ही देखिए, ये मानव की कौन मान्यतावादी जो संदर्भ रहा है या मान्यतावादी जो भूगोल रहा है, यह मान्यतावादी भूगोल ही मानव की जागरूकता, शक्ति, चेतना और उसकी सृजनात्मकता को सक्रिय भूमिका प्रदान करता है। कौन सी सक्रिय भूमिका प्रदान करता है? मानवतावादी भूगोल में पहली चिंतन धारा कौन सी है? मान्यतावादी भूगोल की। और ये मान्यतावादी भूगोल क्या करता है? मानव को जागरूक बनाता है, मानव को शक्ति प्रदान करता है, मानव की चेतना को सक्रियता प्रदान करता है, मानव को सृजनात्मक कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, आगे बढ़ाता है, या ऐसा कहें कि सक्रिय भूमिका प्रदान करता है। मतलब मानव हमेशा जागरूक बना रहे, मानव शक्तिशाली रहे, मानव की चेतना हमेशा सक्रिय रहे, मानव हमेशा सृजनात्मक कार्य करता रहे। तो इसीलिए कहा गया कि सक्रिय भूमिका इन सभी क्षेत्रों में मानव भूगोल इनको सक्रिय भूमिका प्रदान करता है। किसको? मानव को। तो मानवतावादी पद्धति, देखिए मानवतावादी जो पद्धति है, कौन सी पद्धति? इसी पद्धति की हम बात कर रहे हैं, इसी पद्धति की बात कर रहे हैं। जो मानवतावादी पद्धति है भूगोल की, वह मानवतावादी पद्धति भूदृश्य की संरचना की खोज करने। भूदृश्य की संरचना का मतलब क्या हुआ दोस्तों? भूदृश्य का मतलब क्या हुआ? संपूर्ण पृथ्वी का दर्शन, भूदृश्य।
समझ रहे हैं? संपूर्ण पृथ्वी को देखने की जो दृष्टि है उसे हम भूदृश्य कहेंगे। तो भूदृश्य अर्थात कि संपूर्ण सृष्टि के निर्माण की खोज करना, कि सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ है, इस दुनिया का निर्माण कैसे हुआ, इस ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ, इसी को कहा गया भूदृश्य की संरचना की खोज करने और उसकी विशेष सामग्री की व्याख्या करने। मतलब ये कि इस ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ और किन तत्वों से हुआ, और जिन तत्वों से हुआ उन तत्वों को हमने विशेष सामग्री का नाम दिया है। तो यहां पर ये इसी में मतलब कहे कि इसमें हमको सहयोग प्रदान करता है। किसमें सहयोग? भूदृश्य की संरचना की खोज करने में हमको सहायता करता है, वहीं इसके विशेष सामग्री की व्याख्या करने में हमारी मदद करता है या इसको करने का प्रयास करता है। कौन सी पद्धति में? मानवतावादी पद्धति के अंतर्गत ही। एक बात क्लियर हुआ दोस्तों। इसके बाद में जो दूसरा चरण इसका आता है वो आता है असमान विकास। क्या आता है? असमान विकास। इसमें सिर्फ सिंपल सी बात देखिए, अलग अलग क्षेत्रों में, ऐसा नहीं है कि संपूर्ण पृथ्वी, क्योंकि पृथ्वी तो एक ही है, तो ऐसा नहीं है कि सभी तत्वों का विकास संपूर्ण पृथ्वी के सभी क्षेत्रों में एक समान तत्व का एक समान विकास हुआ है। नहीं, एक तत्व का हो सकता है अलग अलग प्रकार से विकास हुआ है, कहीं कहीं पर विकास नहीं भी हुआ है, कहीं कहीं पर हो सकता है वो तत्व जो है उपस्थिति ही ना हो, उसका अस्तित्व ही ना हो, है ना। कई अन्य क्षेत्रों में उसका विकास बहुत ज्यादा हुआ हो, तो इसीलिए कहा गया है असमान विकास। तो अलग अलग क्षेत्रों में इसका असमान विकास देखने को मिला है। तो इसका जो इसीलिए इसका जो दूसरा स्वरूप है मानव भूगोल का वो है असमान विकास का। किसका? असमान विकास का। तो कुछ विद्वानों ने इस क्षेत्र में, किस असमान विकास के क्षेत्र में, आर्थिक क्रियाओं को लेकर के और जन कल्याण के कार्यों को लेकर के, या ऐसे कहिए कि कुछ विद्वानों ने आर्थिक क्रियाओं और जन कल्याण के कार्यों को समझने के लिए या उनकी विवेचना करने के लिए मार्क्सवादी दृष्टिकोण को अपनाया है। किसको? मार्क्सवादी दृष्टिकोण को अपनाया है, दैट्स ऑल। और जो इसका तीसरा स्वरूप है वो है मानव भूगोल में समाज शास्त्र की बढ़ती भूमिका। क्या है? मानव भूगोल में समाज शास्त्र की बढ़ती भूमिका। तो इसका तीसरा स्वरूप मानव भूगोल में प्रासंगिक सिद्धांत का निरूपण करता है। किसमें? मानव भूगोल में क्या करता है दोस्तों? प्रासंगिक सिद्धांत का निरूपण करता है। तीसरे स्वरूप में इस भूगोल में क्या आ चुका है? अब प्रासंगिक सिद्धांत आ चुका है, इसका निरूपण हो चुका है। और इस प्रासंगिक सिद्धांत में विभिन्न क्षेत्रों की विभिन्नता एवं समानता को, ध्यान दीजिएगा, विभिन्न क्षेत्रों की विभिन्नता और उन क्षेत्रों की समानता को मानवीय और सामाजिक संरचना के माध्यम से देखने का प्रयास किया गया। प्रत्येक क्षेत्र की अपनी विशिष्ट भौतिक और सामाजिक संरचना होती है। आप अच्छे समझ से, प्रत्येक क्षेत्र की अलग अलग भौतिक संरचना और सामाजिक संरचना अलग अलग होती है और इसके आधार पर दूसरे क्षेत्रों से भिन्न होते हैं। एक दूसरे क्षेत्र एक दूसरे से भिन्न होते हैं। क्यों? क्योंकि प्रत्येक क्षेत्र भौतिक दृष्टि से भी अलग होता है और सामाजिक दृष्टि से भी अलग होता है, क्योंकि भौतिक तत्वों की संरचना और सामाजिक तत्वों की संरचना एक समान नहीं होती सभी क्षेत्रों में, बल्कि अलग अलग होती है। इसीलिए एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र से भिन्न बताया गया है। क्लियर है? तो ये तो थी आपकी एक अवधारणा, ये तो थी आपकी एक अवधारणा, है ना। लेकिन अब हम बात करेंगे इसकी आलोचना की, कि जो अवधारणा यहां पर बताई गई है, जो अवधारणा यहां पर समग्र रूप से क्षेत्रीय विभिन्नता की अवधारणा बताई गई है, इस क्षेत्रीय अवधारणा की जो विभिन्नता की जो अवधारणा है, इस अवधारणा के अब कुछ आलोचक भी रहे। क्योंकि मैं हमेशा बताता हूं कि एक जो सिक्के के हमेशा दो पहलू होते हैं, एक सकारात्मक और दूसरा नकारात्मक। तो आपने ये तो समझ लिया कि क्षेत्रीय विभिन्नता क्या है, और जिन विद्वानों ने क्षेत्रीय विभिन्नता को समझाने के लिए अपने अपने सिद्धांत, अपने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, उनको भी समझा। लेकिन अब दूसरे पक्ष वाले विद्वान भी तो रहेंगे जो इसमें कमियां निकालेंगे, कमियां निकाल करके इससे जो सिद्धांत इन्होंने दिए, जो विचार प्रस्तुत किए हैं, उन विचारों को गलत साबित करने का प्रयास करेंगे और अपने विचार रखेंगे। तो उन्हीं विचारों को हम कहते हैं आलोचक, है ना। उन्हीं विचारकों को हम आलोचक कहते हैं और उनके द्वारा जो विचार दी जाते हैं उसको हम आलोचना कह देते हैं। तो आलोचना के अंतर्गत भी हमें तीन बिंदुओं पर फोकस करना है। देखिए, आलोचक कहते हैं कि विभिन्न क्षेत्रों में, मतलब कि अलग अलग क्षेत्रों में सदा हमेशा विभिन्नताएं ही नहीं होती, बल्कि उनमें समानताएं भी पाई जाती हैं। क्या कह रहे हैं आलोचक? कि ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी क्षेत्रों में सिर्फ विभिन्नताएं ही हो, कहीं कहीं पर समानताएं भी देखने को मिलती है। कई बार समानताएं
कई बार तो समानताएं विभिन्नताओं से भी ज्यादा होती है। अतः भूगोल का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों की सिर्फ विभिन्नताओं को देखना ही नहीं होना चाहिए, बल्कि उनके समान गुणों पर भी ध्यान केंद्रित करना चाहिए। केवल विभिन्नताओं पर आधारित भूगोल का अध्ययन क्या होगा दोस्तों? अधूरा होगा। क्या होगा? अधूरा होगा। एक पक्ष तो आलोचकों का यह रहा। दूसरा पक्ष ये रहा कि हेटनर साहब के द्वारा दिए गए जो विचार थे उन विचारों की आलोचना की गई। कैसे? देखिए, हेटनर द्वारा प्रस्तावित क्षेत्रीय विभेदन की संकल्पना मूल रूप से जर्मन भाषा में प्रकाशित हुई थी। हेटनर साहब चूंकि जर्मनी के थे, तो हेटनर साहब ने जो अपने विचार प्रस्तुत किए थे वो विचार किस भाषा में प्रकाशित हुए थे? जर्मन भाषा में। और इसके लिए क्या हुआ, सोबर ने 1925 में अंग्रेजी में इन विचारों के लिए सोबर ने 1925 में 1925 में अंग्रेजी भाषा में क्षेत्रीय भिन्नता या क्षेत्रीय विभेदन शब्दावली का प्रयोग किया। क्षेत्रीय भिन्नता और क्षेत्रीय विभेदन शब्दों का प्रयोग किया। वास्तव में हेटनर के मतानुसार, हेटनर ने जो विचार दिए उनके अनुसार तो भूगोल में पृथ्वी के क्षेत्रों की विविधताओं का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। नया शब्द डाल दिया, क्या? विविधता। आलोचकों ने क्या कह दिया कि हेटनर ने जो विचार दिए हैं मूल रूप से या वास्तविक रूप से वो सिर्फ विभिन्नता की बात नहीं करते, बल्कि वो विविधताओं की भी बात करते हैं। अब यहां पर दो शब्द आ चुके जो आपको उलझन में डालेंगे। एक है विभिन्नता और एक है विविधता। सॉरी, विविधता। एक है विभिन्नता और एक है विविधता। विभिन्नता का मतलब क्या होता है दोस्तों? विभिन्नता का भाव ही होता है मूल रूप से पृथक, अलग, है ना, एकदम डिफरेंट। और विविधता का मतलब होता है कि अनेकता में एकता, मतलब किसी एक कार्य को करने के अलग अलग तरीके, लेकिन भले ही अलग अलग तरीके से किया गया हो कोई भी काम, लेकिन उसका जो अंत होगा वो एक ही बिंदु पर आकर के होगा। जैसे कहते हैं ना, एक मंजिल पर पहुंचने के लिए कई सारे रास्ते होते हैं, तो वो अलग अलग रास्ते मतलब विविधता है ना। तो दोनों शब्दों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो यहां पर आलोचकों ने यही बात कही है। उन्होंने कहा है कि हेटनर साहब ने जो अपने विचार प्रस्तुत किए हैं वो विचार पूर्णतः विभिन्नता को नहीं बल्कि विविधताओं को दर्शाते हैं, है ना। अतः क्षेत्रीय विभिन्नता का वास्तविक अर्थ क्षेत्रों में अंतर नहीं बल्कि क्षेत्रों की विविधता है। क्या है? क्षेत्रों की विविधता है, मतलब क्षेत्रों में किस किस प्रकार की विविधता पाई जाती है, याद रखिएगा। और इसी प्रकार से इसकी तीसरी आलोचना के रूप में कहा गया कि भूगोल में केवल क्षेत्रीय विभिन्नताओं का ही नहीं बल्कि क्षेत्रीय संबंधों का भी अध्ययन किया जाता है। किन्हीं दो क्षेत्रों के बीच उनकी भू संरचना, किन्हीं दो क्षेत्रों के बीच, ध्यान दीजिएगा, किन्हीं दो क्षेत्रों के बीच में उन क्षेत्रों की भू रचना, उच्चावच मतलब समझते हैं ना, पहाड़ी पठार जो ऊंची नीची जमीन होती है, जलवायु, वहां की मृदा मतलब मिट्टी आदि दृष्टि से विभिन्नता का होना सामान्य सी बात है। परंतु कुछ भौगोलिक तत्वों में समानताएं भी पाई जाती है। जरूरी नहीं कि अलग अलग क्षेत्रों में हमेशा सिर्फ अंतर ही देखने को मिले, कहीं कहीं पे समानताएं भी देखने को मिल सकती है। क्लियर है? तो ये क्षेत्रीय विभिन्नता के विचार और उसकी आलोचना दोनों कंप्लीट है। एक छोटा सा कंसेप्ट दोस्तों इसी टॉपिक में था, एक संश्लेषण वाला। किसका संश्लेषण वाला? प्रादेशिक संश्लेषण वाला। अभी हमने किसकी बात की? अभी हमने क्षेत्रीय विभिन्नता की बात की, मतलब अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग या कहेंगे अलग अलग क्षेत्रों में जो विभिन्नताएं पाई जाती है उन विभिन्नताओं पर हम बात कर रहे थे। अब हम संश्लेषण की बात कर रहे हैं। संश्लेषण का मतलब क्या होता है? समन्वय, जहां विचारों का समन्वय हो। याद रखिएगा, जहां विचारों का, जहां धारणाओं का समन्वय हो, जो एक साथ मिले हुए हो, उसको हम संश्लेषण कहते हैं। तो संश्लेषण मतलब कि विभिन्न विचारधाराओं को मिला देना, उनका समन्वय कर देना, वो संश्लेषण कहलाता है। याद रखिएगा। प्रादेशिक मतलब वही क्षेत्रीय, प्रादेशिक का मतलब कोई अलग नहीं हुआ, क्षेत्रीय। तो इसको एक प्रादेशिक संश्लेषण की अपेक्षा क्षेत्रीय संश्लेषण भी आप लोग कह सकते हैं, कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। चलिए इसको भी एक छोटी सी कहानी के रूप में खत्म कर लेते थे। तो क्षेत्रीय प्रादेशिक संश्लेषण को दोस्तों, इसको लेकर के दो विद्वानों के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है, एक ओडम और मूर साहब के। ओडम और मूर ने 1938 में प्रादेशिक संकल्पना की समीक्षा की। किसकी? प्रादेशिक संकल्पना की समीक्षा की। और यह समीक्षा करके उन्होंने बताया
कि प्रदेश का अर्थ समझिएगा, प्रदेश मतलब उस क्षेत्र विशेष का अर्थ किस पर निर्भर करता है। प्रदेश का अर्थ क्या होगा? प्रदेश का अर्थ अलग अलग विद्वानों के अर्थ अलग अलग हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्रदेश का अर्थ इस बात पर निर्भर करता है कि विद्वान जिस बात का अध्ययन कर रहा है उस क्षेत्र पर, उस अध्ययन का उद्देश्य क्या है। अर्थ सिंपल है कि विद्वान के अध्ययन का उद्देश्य ही जो है प्रदेश का अर्थ बन जाता है। इसी प्रकार से प्रादेशिक संश्लेषण के संबंध में भी विभिन्न विचार प्रस्तुत किए जा सकते हैं। जैसे विभिन्न विचारों, धारणा और शैलियों को समन्वित करने की जो क्रिया होती है, उस क्रिया को हम क्या कहते हैं दोस्तों? संश्लेषण कहते हैं। आगे कहानी, यहां पर हॉर्सोन के अनुसार पृथ्वी क्या है? मानव का घर है। क्या पृथ्वी मानव का घर है? देखिए एक छोटी सी एक लाइन ने जो है एक संश्लेषण की पूरी कहानी ही बयां कर दी। कैसे? क्या कहा? हॉर्सोन ने क्या कहा? पृथ्वी क्या है? मानव का घर है। पृथ्वी मानव का घर है। तो एक नजर में तो देखने को लगता है कि हॉर्सोन ने जो विचार प्रस्तुत किए है ना, यहां पर वहां आलोचक गलत नहीं थे। जो वहां पर वो विभिन्नता के स्थान पर विविधता की बात कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं बिल्कुल सत्य प्रतीत होता है। जिसे हॉर्सोन ने क्या कहा? पृथ्वी मानव का घर है। तो ये विविधताओं में एकता का दर्शन यहां पर होता है ना। तो पृथ्वी का चाहे कोई सा भी क्षेत्र हो, कोई सा भी प्रदेश हो, क्या है वो? मानव किसका घर है? मानव का घर है। तो इसमें तो एक ही दृष्टि से समानता नजर आती है। दूसरी बात, ब्रायन बेरी ने विचार व्यक्त किया कि भूगोलवेत्ता अपने विश्लेषण में स्थानिक संदर्भ को प्राथमिकता देता है। स्थानिक संदर्भ को प्राथमिकता देता है। किसको? स्थानिक संदर्भ को या क्षेत्रीय संदर्भ को। मतलब क्षेत्र की जो विशेषता होती है, उस क्षेत्रीय विशेषता को ही हम क्षेत्रीय संदर्भ कहेंगे। अर्थात कि क्षेत्र अर्थात स्थान, और स्थान को ही स्थानिक संदर्भ। ठीक है। तो यहां पर भूगोलवेत्ता अपने विश्लेषण में अर्थात अपने अध्ययन में स्थानिक संदर्भ को प्राथमिकता देता है। तो लेकिन यह जरूरी नहीं है कि सिर्फ भूगोलवेत्ता ही जो है स्थानिक संदर्भ को प्राथमिकता देता हो, बल्कि भूगोलवेत्ता के अलावा और भी विषय अर्थात कि भूगर्भ विज्ञान, समुद्र विज्ञान, जलवायु विज्ञान जैसे अन्य और भी कई विज्ञानों से संबंधित जो विद्वान हैं, ये भी इसी दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं। कौन से दृष्टिकोण का? स्थानिक संदर्भ को प्राथमिकता देने वाले दृष्टिकोण का संदर्भ करते हैं। तो भूतल पर पाए जाने वाले भौतिक तत्वों का अध्ययन मानव जाति के हित के अलावा उनका अध्ययन जो है स्थानिक दृष्टिकोण से भी करना आवश्यक होता है। सिर्फ मानव जाति के हित के लिए ही नहीं, बल्कि मानव जाति के हित के लिए तो अध्ययन किया ही जाता है भौतिक तत्वों का, लेकिन उसके अलावा भौतिक तत्वों का अध्ययन स्थानिक दृष्टिकोण से भी किया जाता है कि कोई भी स्थान जो है भौतिक तत्वों से किस प्रकार से परिपूर्ण है ना, कितना उसका शोषण करना है, कितना नहीं करना है। इन सब बातों का अध्ययन जो है स्थानिक दृष्टिकोण के आधार पर भी किया जाना आवश्यक होता है। विभिन्न विषयों से जुड़े हुए ये विद्वान अलग अलग तत्वों का अध्ययन स्थानिक दृष्टिकोण से करते हैं, परंतु भूगोल का अपना एक विशिष्ट स्थान होता है, क्योंकि ये परितंत्र के अध्ययन में मानव को सबसे अधिक महत्वपूर्ण और अध्ययन का केंद्र बिंदु मानता है। क्या कहा जा रहा है? क्या कहा गया है कि भूगोल का अपना एक विशिष्ट स्थान होता है। भूगोल का इस क्षेत्र में एक विशिष्ट स्थान है। क्यों है? क्योंकि इसी में हम मानव का अध्ययन करते हैं, और चूंकि मानव और परितंत्र अर्थात पर्यावरण का अध्ययन करते हैं, है ना, और इस पर्यावरण का केंद्र बिंदु किसको मानते हैं भूगोलवेत्ता? मानव को मानते हैं। किसको दोस्तों? मानव को मानते हैं, है ना। इसलिए मानव इस परितंत्र की सबसे महत्वपूर्ण इकाई मानी जाती है। क्लियर है? तो मानव को प्रकृति ने श्रेष्ठ बुद्धि बल प्रदान किया है, जिसके आधार पर वह परितंत्र अर्थात पर्यावरण को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार ढाल लेता है। जी हां, मानव ही एकमात्र ऐसा जीव है जो पर्यावरण में परिवर्तन करके उस पर्यावरण को अपने अनुसार बना लेता है, अपनी सुविधा के अनुसार बना लेता है, और पारितंत्र को अर्थात पर्यावरण को अपने प्रभाव के अधीन लाने का प्रयास करता है, जो कि आज कर चुका है। अतः जो पर्यावरण मानव को घेरता है वह भौतिक व जैविक होने के साथ साथ वो सांस्कृतिक भी है।
जो पर्यावरण मानव को चारों ओर से घेरा हुआ है वह पर्यावरण भौतिक पर्यावरण भी है, जैविक पर्यावरण भी है, लेकिन इनके अलावा सांस्कृतिक पर्यावरण भी है। जैसे सांस्कृतिक पर्यावरण में इससे पहले भी कई बार डिस्कस कर चुका हूं, सांस्कृतिक पर्यावरण का निर्माण मनुष्य स्वयं करता है। जैसे हमारे चारों ओर इन विभिन्न दीवारों ने घेरा हुआ है हमको, तो ये क्या सांस्कृतिक पर्यावरण है दोस्तों, क्योंकि ये मानव ने खुद निर्मित किया है, मानव ने खुद बनाया है। चेयर वगैरह, टेबल स्टूल वगैरह, पोडियम रखा हुआ है सामने, आपके सामने लेपी रखा हुआ है, लाइटें, ये सब क्या है, ये सांस्कृतिक वातावरण है, क्योंकि इसका निर्माण हमने खुद किया है। तो सांस्कृतिक पर्यावरण का पूर्णतः मानव द्वारा सृजन होता है और उसका यही एकमात्र लक्षण मानव को अन्य प्राणियों से एकदम अलग कर देता है। ठीक है ना। तो इस आधार पर आपका जो आज का ये टॉपिक था दोस्तों, क्षेत्रीय विभिन्नता वाला और प्रादेशिक विश्लेषण वाला, है ना। तो ये जो सेशन था दोस्तों आपका ये होता है कंप्लीट, ये होता कंप्लीट। तो इसमें सिंथेसिस वाला और आपका जो ये दोस्तों ये वाला टॉपिक रहा है, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, इतना कंटेंट पर्याप्त है, क्योंकि इसमें बुक में तो बहुत ज्यादा आपको कंटेंट मिलेगा। ओके ठीक है, तो ये कंटेंट जो मैंने आपको प्रोवाइड कर रहा हूं दोस्तों, इसको आप जो है पीडीएफ से डिस्क्रिप्शन में जाकर के पीडीएफ इसका डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करके इसका रिवीजन जरूर लगाइएगा, क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ जाता है टॉपिक को, क्योंकि बहुत कई बार हम इसका रिवीजन नहीं लगा पाते हैं। तो आप लोग जो है ना, एक बात और याद रखिए आप लोग इसी क्रम में, कि जो चीज हमको डिफिकल्ट लगती है ना, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो आपको डिफिकल्ट लग रही है। अगर आपको डिफिकल्ट लग रही है ना, तो पक्का है कि वो सभी को डिफिकल्ट लग रही होगी। अब इसमें से 90% बच्चे ऐसे होते हैं कि यार डिफिकल्ट है, एक टॉपिक छोड़ भी देंगे तो क्या चला जाएगा, काम करते इसको छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। तो ये प्रोसेस जो होती है ना डिफिकल्ट को छोड़ने वाली, ये 90% बच्चे करते हैं। वो सिर्फ 10% बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ये अच्छे से समझ होती है कि अगर ये मुझे मुश्किल लग रहा है तो संभवतः ये सभी को मुश्किल लग रहा होगा, और इसीलिए इसको तो मुझे करना ही है। क्यों? क्योंकि मुझे उन 90% में नहीं आना, बल्कि मुझे उन 10% स्टूडेंट्स में आना है जो किसी भी चीज को नहीं छोड़ते और खासकर डिफिकल्ट को नहीं छोड़ते। और जब आपके अंदर ये धारणा होगी तो दोस्तों आपकी मार्कशीट में नंबर भी उन्हीं 10% वाले बच्चों की तरह आएंगे, हमेशा टॉप मारोगे आप लोग, याद रखिएगा। इसलिए डिफिकल्ट को कभी नहीं छोड़ना, जो जितना ज्यादा डिफिकल्ट हो उसको उतना ज्यादा समय दीजिए, उसको उतना अधिक व्यवहारिक बनाने का प्रयास कीजिए, वो टॉपिक अपने आप इजी हो जाता है आप लोगों के लिए। ठीक है ना। चलिए तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और जाने से पहले जो मेरे नए स्टूडेंट है उनको बता दूं, बाकी ओल्ड स्टूडेंट को जो प्रॉपर फॉलो करते हैं उनको तो पता ही है दोस्तों। अगर आप प्रॉपर तरीके से हमारे साथ स्टडी करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप आ सकते हैं हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप पर या टेलीग्राम ग्रुप पर, दोनों में से किसी भी ग्रुप को आप जो है ज्वाइन कीजिए। डिस्क्रिप्शन में सभी ग्रुपों की लिंक दी गई है, उस लिंक पर जो है क्लिक करेंगे आप ग्रुप में एंटर कर जाएंगे, वहां पर ज्वाइन का बटन मिलेगा, ज्वाइन कर लीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस आपसे नहीं लिया जाता है, याद रखिएगा। मैं बार बार रिपीट करता हूं, लेक्चर भी फ्री है, इसके नोट्स भी फ्री है, ग्रुप में ज्वाइन करके अपने डाउट क्लियर करना भी फ्री है। कोई चार्जेस, किसी प्रकार का कोई चार्जेस आपसे वसूल नहीं किया जाता है, विशेषकर इस प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, ओके, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में दोस्तों, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।